हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीजीबीपी हेड में प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस। इसमें हम दो टाइप की प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस पढ़ेंगे। टाइप 1 उसमें हम पढ़ेंगे 44 AD, 44 ADA और 44 AE। फिर टाइप 2 पढ़ेंगे प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस टाइप 2, उसमें हम पढ़ेंगे 44 B, 44 BB और 44 BBA और 44 ट्रिपल B। तो अभी हम समझते हैं प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस टाइप 2। सबसे पहले इसमें सेक्शन 44 AD। गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ सिचुएशंस में हम एसएससी की इनकम प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर मान लेंगे कि एसएससी को इतनी इनकम हुई है और उस पर ही टैक्स लेंगे। तो 44 AD के लिए एसएससी कौन होना चाहिए, कौन ऑप्ट कर सकता है? 44 AD एक इंडिविजुअल HUF और सिंपल पार्टनरशिप फर्म। एक LLP 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकती। तो इंडिविजुअल HUF और सिंपल पार्टनरशिप फर्म ये ही 44 AD ऑप्ट कर सकती हैं। एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वो चाहे ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, बट रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ये होना चाहिए। फिर एसएससी की बिजनेस एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? एनी बिजनेस, भले ही एसएससी मैन्युफैक्चरर हो, भले ही होलसेलर हो, भले ही सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो या रिटेल ट्रेड हो, होलसेल ट्रेड हो चाहे रिटेल ट्रेड हो, तो हर तरीके के बिजनेस पर सेक्शन 44 AD लगती है। तो उन बिजनेसमैन को अपनी इनकम प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर डिक्लेयर करनी होगी सेक्शन 44 AD में। लेकिन सेक्शन 44 AD कुछ बिजनेसेस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो 4 बिजनेस ऐसे हैं जिस पर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल ही नहीं है। तो वो 4 बिजनेस कौन से हैं? ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस कवर्ड बाय सेक्शन 44 AE। 44 AE ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें एसएससी का बिजनेस है बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। तो इस पर 44 AE स्पेसिफिक सेक्शन एप्लीकेबल है, तो 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर ऐसे पर्संस जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं, सेक्शन 44 AA में प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जैसे लीगल, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट वगैरह, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 AA में स्पेसिफाइड प्रोफेशन की लिस्ट पढ़ेंगे। जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है उस पर सेक्शन 44 ADA एप्लीकेबल है। 44 ADA स्पेसिफिक सेक्शन एप्लीकेबल है जो कि आगे ये दे रखी है। तो इनके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है, तो इन पर भी सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर ऐसे पर्संस जिनको कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है, तो कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम पर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगा। और ऐसे पर्सन जो एजेंसी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उस एजेंसी बिजनेस पर भी सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं है। तो किस पर एप्लीकेबल नहीं है? 44 AE स्पेसिफिक सेक्शन है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 44 AD। 44 ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स पर एप्लीकेबल है, तो उस पर भी सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं है। जिनके कमीशन ब्रोकरेज की इनकम है या जिनका एजेंसी बिजनेस है, उन पर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या बोलती है सेक्शन 44 AD कि एसएससी की इनकम प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर मान ली जाएगी। मान लिया जाएगा कि एसएससी को इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट हुआ है इतना, ऐसा मान लिया जाएगा। तो एसएससी की इनकम प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर ली जाएगी। कितना माना जाएगा उसका नेट प्रॉफिट, मतलब प्रेज्यूम्टिव इनकम नेट प्रॉफिट कितना माना जाएगा? एसएससी के टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्स या सेल्स का। तो सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्स का
8% नेट प्रॉफिट होना मान लिया जाएगा कि एसएससी को 8% नेट प्रॉफिट हुआ है, गवर्नमेंट ऐसा मान लेगी और उस पर टैक्स लेगी। ठीक है, अब एसएससी ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर सकता है क्या? यस, अगर एसएससी ज्यादा इनकम डिक्लेयर करता है तो ज्यादा इनकम पर टैक्स लगेगा। अगर एसएससी ज्यादा इनकम डिक्लेयर करता है तो ज्यादा इनकम पर टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब 8% तो मिनिमम है, 8% मिनिमम है, इतना नेट प्रॉफिट मिनिमम मान लेंगे और उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो प्रेज्यूम्टिव इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। अब अभी मैंने बोला 8% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा एसएससी को, तो लेकिन कुछ सिचुएशन में 8% के बजाय 6% का भी ऑप्शन है, तो 6% ये नेट प्रॉफिट माना जाएगा। 6%, 8% के बजाय 6% नेट प्रॉफिट माना जाएगा अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन एसएससी को अपने टर्नओवर का पैसा, ग्रॉस रिसीप्ट्स का पैसा कैसे रिसीव हो रहा है? प्रेस्क्राइब्ड मोड से। एसएससी को अपने टर्नओवर का पैसा, ग्रॉस रिसीप्ट्स, सेल्स का पैसा प्रेस्क्राइब्ड मोड से रिसीव हो, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डीडी से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस वगैरह से, आईएमपीएस वगैरह से रिसीव हो। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से एसएससी को अपना टर्नओवर का पैसा रिसीव हो, एक्चुअली रिसीव। ठीक है, और वो एक्चुअली रिसीव कब तक हो? या तो उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ही रिसीव हो जाए या उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी रिसीव हो जाए। या तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ही टर्नओवर का पैसा रिसीव हो जाए प्रेस्क्राइब पोर्ट से, या रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिसीव हो जाए। ठीक है, तो दो कंडीशंस फुलफिल हो, एसएससी को अपना टर्नओवर का अमाउंट, टर्नओवर का पैसा प्रेस्क्राइब्ड मोड से रिसीव हो और या तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रिसीव हो जाए या रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिसीव हो जाए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो एसएससी 8% के बजाय 6% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, बट ये किसके लिए है? जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड हो गया तो सेक्शन 44 एडी अप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो सेक्शन 44 एडी की नॉन अप्लीकेबिलिटी कब हो जाएगी? जब एसएससी का सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट्स 2 करोड़ को एक्सीड हो जाए। 2 करोड़ को एक्सीड हो गया टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट सेल्स, तो ये सेक्शन 44 एडी नॉट अप्लीकेबल हो जाएगी। इसका मतलब सेक्शन 44 एडी की रेंज 44 एडी की रेंज उन बिजनेसेस पर है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, उन पर ही सेक्शन 44 एडी लगेगी। अगर टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गया तो सेक्शन 44 एडी अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, और कब अप्लीकेबल नहीं होगी? कुछ लोगों पर सेक्शन 44 एडी अप्लीकेबल नहीं होगी, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो गया उन पर नहीं होगी। और जो सेक्शन 10AA का एग्जम्पशन लेते हैं, मतलब उन्होंने अपनी यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज एरिया में लगाई है, उस यूनिट से उनको प्रॉफिट हो रहा है, यूनिट सेटअप इन सेज, उस पर वो एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10AA का। अगर वो 10AA का एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो उन पर सेक्शन 44 एडी नहीं लगेगी। और किस पर नहीं लगेगी? जो एसएससी इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं चैप्टर 6A के 80IA 80IB वगैरह वगैरह, तो वो इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उन पर 44 एडी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। बट हाँ, जो हेडिंग CA के तहत 2 सेक्शन है 80TTA और 80TTB, 80TTA और 80TTB, वो तो एसएससी क्लेम कर सकता है। ठीक है, 80TTA और 80TTB क्लेम करने के बावजूद उस पर सेक्शन 44 एडी अप्लीकेबल है।
ATTTA और ATTTA-TTB के अलावा जितने भी इनकम रिलेटेड सेक्शंस हैं, अगर एसएससी वो अदर इनकम रिलेटेड डिडक्शंस क्लेम करेगा तो 44AD नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में तीन बातें, एसएससी का टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड हो गया, या एसएससी ने 10AA का एग्जम्पशन लिया, या एसएससी ने ATTTA ATTTB के डिडक्शन को छोड़कर इसके अलावा और कोई इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया, जैसे ATIB, ATIA, ठीक है, ATIBA वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। फिर एक बात कि एसएससी को ये मिनिमम डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी मैंने बोला था कि ज्यादा डिक्लेयर करेगा हायर इनकम डिक्लेयर कर सकता है, तो फिर क्या हायर इनकम पर टैक्स लगेगा? यस, हायर इनकम पर टैक्स लगेगा। अगर हायर इनकम डिक्लेयर करता है एसएससी तो हायर इनकम पर टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, क्या एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो 8% से कम नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर पाए? 8% से कम डिक्लेयर करेगा, क्या कर सकता है या नहीं? तो एसएससी को ऑप्शन तो है कि वो 8% से कम नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करे। तो ऑप्शन टू डिक्लेयर लोअर इनकम 8% या 6%, 8% या 6% से कम इनकम डिक्लेयर करने का ऑप्शन एसएससी के पास अवेलेबल है। तो कब अवेलेबल है, वो कब कम इनकम डिक्लेयर कर सकता है? इफ द एसएससी, अभी जो ब्रैकेट में लिखा है हाल फिलहाल उसको इग्नोर करना। एक हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 44AD के अंदर, 44AD के अंदर ही सब सेक्शन 4, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट में लिखी हुई बात को इग्नोर करें, हाल फिलहाल। आगे क्या दे रखा है? अगर एसएससी डज नॉट डिक्लेयर मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम, अगर एसएससी मिनिमम इनकम 8% 6% डिक्लेयर नहीं करता है और उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट होती है। तो उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है, उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है, इसको हम बोलेंगे एसएससी रिच है, एसएससी रिच है, ठीक है। तो अगर एसएससी रिच है और वो मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है रिच होने के बावजूद, इसको हम रिच होना बोल देंगे, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए। अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है तो हम बोलेंगे एसएससी रिच है, ठीक। तो वो मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है रिच होने के बावजूद, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखिए और ऑडिट भी कराइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखिए और ऑडिट भी कराइए। देखिए आगे चलकर हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की सेक्शन 44AA और ऑडिट की सेक्शन, ऑडिट की भी सेक्शन पढ़ेंगे हम सेक्शन 44AB, 44AB। तो एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने होंगे और ऑडिट करानी होगी। एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने होंगे और ऑडिट करानी होगी कब? जब एसएससी रिच होने के बावजूद मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम 8% और 6% डिक्लेयर नहीं करता है, वो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर नहीं करता है, तो एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखनी होगी और ऑडिट भी करानी होगी, टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB वाली, ठीक है। तो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? मतलब उससे कम डिक्लेयर कर सकता है क्या? 8% 6% डिक्लेयर नहीं कर रहा है, उससे अगर एसएससी कम डिक्लेयर करेगा तो क्या होगा? एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखनी होगी और ऑडिट करानी होगी, ठीक है। फिर लेकिन एसएससी तो इस सेक्शन की कंप्लायंस कर लेता है, सपोज कर लेता है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा? मतलब अगर वो 8% और 6% नेट प्रॉफिट मान लेता है तो उससे क्या फायदा मिलेगा? एडवांटेजेस क्या हैं?
प्रेज्यूम्टिव इनकम डिक्लेयर करने के या हायर इनकम डिक्लेयर कर दे तो मतलब ये तो मिनिमम है, हायर इनकम डिक्लेयर कर दे या मिनिमम 8% और 6% अगर वो डिक्लेयर कर दे तो उसको फायदा क्या है? तो गवर्नमेंट बोलती है उसको फायदा ये है कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, उसे ऑडिट टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, जिन एसएससी की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आफ्टर क्लेमिंग टीडीएस टीसीएस क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेने के बाद 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है, 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है तो उनको अपना टैक्स एडवांस में पे करना पड़ता है। एडवांस टैक्स के प्रोविजंस उन पर एप्लीकेबल होते हैं। और एडवांस टैक्स जो होता है वो क्वार्टर वाइज डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है, साल के 4 क्वार्टर हैं तो क्वार्टर वाइज डिपॉजिट होता है। ठीक है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को गवर्नमेंट ने 4 इंस्टॉलमेंट्स बना रखी हैं एडवांस टैक्स पे करने की। बट अगर एसएससी प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर लेगा तो उसे 4 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करनी होगी, सबसे लास्ट वाली पे कर दे, सबसे लास्ट वाली सिंगल वन शॉट इंस्टॉलमेंट पे कर दे एडवांस टैक्स की, चलेगा। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट वाली फुल एंड फाइनल सिंगल एक बार में पे कर दे। तो एसएससी अपना 100% एडवांस टैक्स पे कर देगा 15 मार्च वाली जो आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट होती है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ही सिंगल वन शॉट। ठीक है, सेक्शन 211 लगता है यहाँ पर, तो सिंगल वन शॉट वो इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की पे कर दे। तो क्या फायदा है अगर एसएससी प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन ऑप्ट कर ले और 8% या 6% मिनिमम नेट प्रॉफिट बता देता है तो उसे फायदा क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होगी, टैक्स ऑडिट नहीं करानी होगी, टैक्स ऑडिट से बच जाएगा वो, और उस पर एडवांस टैक्स की 4 किस्त पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी, वो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे कर दे 15 मार्च वाली। ठीक है, सिंगल वन शॉट। अब तो हमने समझा किन बिजनेसेस पर सेक्शन 44 एडी लगेगी। एनी बिजनेस, सारे बिजनेसेस पर ये सेक्शन लगेगी, उनको प्रेज्यूम्टिव इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी, 8% और 6% एज द केस में बी। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। अगर एसएससी के मल्टीपल बिजनेस हैं, एसएससी के मल्टीपल बिजनेस हैं, मान लो टेक्सटाइल बिजनेस है और स्टेशनरी बिजनेस है, 2 बिजनेस हैं, टेक्सटाइल बिजनेस और स्टेशनरी बिजनेस। एसएससी स्टेशनरी बिजनेस के रेस्पेक्ट में चाहता है कि मैं सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर लूं, कर सकता है, कर सकता है। और टेक्सटाइल वाले बिजनेस पर चाहता है 44 एडी एप्लीकेबल ना हो तो उसकी वो ऑडिट करा लेगा। ठीक है, तो मल्टीपल बिजनेसेस अगर एसएससी कैरी ऑन करता है मल्टीपल बिजनेस तो ईच बिजनेस सेपरेट बिजनेस माना जाएगा। मतलब क्या? सेक्शन 44 एडी की एप्लीकेशन एसएससी वाइज नहीं है, बिजनेस वाइज है, एसएससी वाइज नहीं है। मतलब क्या? एसएससी के 2 बिजनेस हैं, एक बिजनेस के लिए वो 44 एडी ऑप्ट कर रहा है और दूसरे बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है, चलेगा। ठीक है, तो सेक्शन की एप्लीकेशन बिजनेस वाइज है ना कि एसएससी वाइज। ये था सेक्शन 44 एडी, जिस पर एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर, एलएलपी पर एप्लीकेबल नहीं है, बट एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और उसका कोई भी बिजनेस हो इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेड। लेकिन 4 बिजनेस ऐसे हैं जिस पर सेक्शन 44 एडी नहीं लगती, स्पेसिफाइड प्रोफेशन पे नहीं लगती। 44 ए वाले बिजनेस पे नहीं लगती, और जिन लोगों का कमीशन ब्रोकरेज इनकम है उस पे नहीं लगती, और एजेंसी बिजनेस पर नहीं लगती। इसके अलावा सारे बिजनेसेस पर ये सेक्शन लगती है और उनको अपनी इनकम प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर डिक्लेयर करनी होगी अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, तो 44 एडी के ये प्रोविजंस हैं। अब 44 एडी समझने के बाद अब हम समझते हैं
44ADA। 44AD के हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तीनों सेक्शंस अभी जो हम पढ़ रहे हैं 44AD, 44ADA और 44AE तीनों पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बाद में। अभी 44ADA समझते हैं किस पर एप्लीकेबल है। 44ADA इंडिविजुअल पर और सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर, HUF पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और LLP पर भी एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी वगैरह पे भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे हमने 44AD में पढ़ा था, 44AD किस पर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल HUF सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर, बट LLP पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, कंपनी पर एप्लीकेबल है क्या, नहीं, कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 44AD हो चाहे 44ADA हो, कंपनी वगैरह पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे सेक्शन 44ADA, हमने कहा किस पर एप्लीकेबल है सेक्शन 44ADA, इंडिविजुअल पर, सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबल है, LLP पर, कंपनी वगैरह पर एप्लीकेबल नहीं है। बट एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, फिर चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हो, ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट पर एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट पर एप्लीकेबल नहीं है। और एसएससी का एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, एसएससी की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, एसएससी स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहा है, एसएससी स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहा है सेक्शन 44AA वाले। अच्छा, 44AA वाले स्पेसिफाइड प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, देखो हम देख रहे हैं अभी सेक्शन 44AA। 44AA में स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से हैं, लीगल मतलब एडवोकेट, मेडिकल मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंसी मतलब CA CMA, ठीक है, और टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट वगैरह, और भी कोई नोटिफाइड प्रोफेशन हो जैसे फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर या अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये सब क्या माने जाते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन माने जाते हैं 44AA में। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन पर प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन लगती है सेक्शन 44ADA। अच्छा, ये सेक्शन बोलती क्या है कि एसएससी का स्पेसिफाइड प्रोफेशन है जैसे CA, और एक कंडीशन और साथ में और सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसकी ग्रॉस रिसीव्स इस प्रोफेशन से 50 लाख को एक्सीड नहीं हो रही है, 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रही है, तो उस पर सेक्शन 44ADA एप्लीकेबल होगी। अच्छा, 50 लाख को एक्सीड, उसकी ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को एक्सीड नहीं हो रही हो तो उस पर 44ADA लगेगी। अगर उसकी ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को एक्सीड हुई तो उस पर 44ADA नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, रीजन फिर उसकी टैक्स ऑडिट होती है। जो प्रोफेशनल होते हैं, अगर उनकी ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख से ऊपर होती है तो फिर उनकी टैक्स ऑडिट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उनकी ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को एक्सीड होगी तो उनकी टैक्स ऑडिट होगी, और 50 लाख को एक्सीड नहीं हो रही है तो फिर 44ADA एप्लीकेबल होगी, उनको अपनी इनकम प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर डिक्लेयर करनी होगी। और प्रेज्यूम्टिव इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, तो कितना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह को, अपनी ग्रॉस रिसीव्स का 50%। कब, जब उनकी ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को एक्सीड नहीं हो रही हो। 50 लाख को एक्सीड होगी तो उनकी टैक्स ऑडिट होगी। अच्छा, वो ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, 50% मिनिमम है नेट प्रॉफिट, वो ज्यादा चाहे तो इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एसएससी कैन डिक्लेयर हायर इनकम, इन सच केस सच हायर इनकम शैल बी टैक्सेबल, ज्यादा इनकम पर टैक्स दे सकता है, तो ये तो मिनिमम हुआ 50%। फिर सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर एसएससी की ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को एक्सीड हो गई, 50 लाख को एक्सीड हो गई ग्रॉस रिसीव, तो सेक्शन लगना बंद हो जाएगी।
ठीक है, सेक्शन उस ईयर में नहीं लगेगी जिस ईयर में एसएससी की ग्रॉस एसेट्स 50 लाख को एक्सीड हो गई है। फिर अगर एसएससी मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं करता है, अब कुछ लोग पूछते हैं सर 50% से कम डिक्लेयर नहीं कर सकता क्या? 50% से कम नेट प्रॉफिट वो डिक्लेयर करना चाहता है, नहीं कर सकता है क्या? तो उसका जवाब ये है, कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है लोअर इनकम डिक्लेयर करने का, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन कब अप्लीकेबल है ये ढंग से समझना। एसएससी मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, एसएससी मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, और उसकी टोटल इनकम मतलब आफ्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सीड कर रही है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को। ये पॉइंट तो इधर भी था 44 एडी में, वो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है रिच होने के बावजूद। इसको हमने क्या बोला था, अगर टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है तो मतलब क्या, एसएससी की टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो क्या मतलब वो रिच है, वो रिच है। रिच होने के बावजूद वो मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, रिच होने के बावजूद वो मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप अगर मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे हो रिच होने के बावजूद, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखनी होगी और ऑडिट करानी होगी, टैक्स ऑडिट करानी होगी। इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट नेसेसरी हो जाएगी अगर एसएससी रिच होने के बावजूद मिनिमम इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे और ऑडिट करवा ले, ठीक है। ऐसा करके वो मिनिमम इनकम से भी कम इनकम डिक्लेयर कर सकता है। कम इनकम डिक्लेयर करनी है 50% से कम, तो फिर बुक्स रखे ऑडिट करा ले, उसके बाद वो कम इनकम डिक्लेयर कर पाएगा। समझे बात? तो अब हम समझते हैं, वैसे आगे चलकर हम एक और सेक्शन पढ़ेंगे, 44 AE, वो बाद में पढ़ेंगे। बट ये जो 3 सेक्शन हैं अभी टाइप 1 वाली 44 AD, 44 ADA और 44 AE, इसमें एक बात है। क्या बात है? इन तीनों सेक्शंस के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, तीनों सेक्शंस के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स वो हम पढ़ लेते हैं। तीनों सेक्शंस से रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। क्या बोला यहां पर कि एसएससी का इतना नेट प्रॉफिट होना मान लेंगे हम, कि उसको इतना नेट प्रॉफिट हुआ है ऐसा मान लेंगे। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इतना हुआ है ऐसा मान लेंगे, तो एसएससी को अलग से किसी और खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया फाइनली हम इतना नेट प्रॉफिट मान लेंगे, तो उसमें से और कोई खर्चा लेस करना अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सेक्शन 30 से 38 तक के सारे एक्सपेंडिचर डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिए जाएंगे। मान लेंगे कि एसएससी ने ये क्लेम कर लिए हैं और फाइनली नेट प्रॉफिट इतना है ऐसा मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 30 से लेकर 38 तक के सारे एक्सपेंसेस डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिए जाएंगे। अब एक खास बात, अगर एसएससी पार्टनरशिप फर्म है, तो वो पार्टनरशिप फर्म है तो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन दे सकती है क्या? उसके लिए पीजीबीपी हेड में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 40(b), उसमें एक पार्टनरशिप फर्म पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन अगर देते हैं तो एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फिक्स कर रखी है, उससे ज्यादा देंगे तो डिसअलाउ हो जाता है। मतलब लिमिट के अंदर तो अलाउ है, लिमिट के अंदर इंटरेस्ट रेम्युनरेशन पार्टनर्स को देना अलाउड है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, लेकिन अब ध्यान से सुनना, 44 AD, 44 ADA वगैरह ये क्या बोलते हैं, अगर एसएससी पार्टनरशिप फर्म है तो उसे इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन का डिडक्शन भी अलग से नहीं मिलेगा, वो भी डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर एसएससी ये प्रेज्यूम्टिव इनकम की सेक्शन ऑप्ट करता है और वो पार्टनरशिप फर्म है, तो वो
इंटरेस्ट रेमुनरेशन टू पार्टनर्स का डिडक्शन अलग से क्लेम नहीं कर सकता। मतलब क्या, इंटरेस्ट और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स भी डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिया जाएगा। मतलब सारे खर्चे डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिए जाएंगे। इवन एक पार्टनरशिप फर्म भी इंटरेस्ट और रेमुनरेशन पे करती है अपने पार्टनर्स को, तो वो इंटरेस्ट और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स भी डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माना जाएगा। उसका अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगा इस नेट प्रॉफिट में से। जो प्रेज्यूम्टिव इनकम के हिसाब से आया है उसमें से अलग से इंटरेस्ट रेमुनरेशन टू पार्टनर्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन वगैरह क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 की बात है, तो वो डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माना जाएगा और वो ब्लॉक वगैरह की WDV ऑटोमेटिकली कम कर दी जाएगी। ठीक है, मान लेंगे कि एसएससी ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है 32 में और एसेट्स की WDV कंप्यूट हो जाएगी ये मानते हुए कि डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है। मतलब WDV ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दी जाएगी डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। डेप्रिसिएशन डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और कि इस प्रेज्यूम्टिव इनकम में से एसएससी ये पीजीबीपी हेड में फॉल करेगी इनकम, प्रेज्यूम्टिव इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी ना, तो एसएससी इस इनकम से अपने अदर हेड वगैरह के लॉस सेट ऑफ कर सकता है कि नहीं? लॉसेस का सेट ऑफ इस प्रेज्यूम्टिव इनकम के अगेंस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रेज्यूम्टिव इनकम में से एसएससी अपने लॉसेस का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है और या पिछले साल से कोई लॉस वो कैरी फॉरवर्ड करके लाया है वो भी इस प्रेज्यूम्टिव इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। और इस प्रेज्यूम्टिव इनकम पर चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। ये कोई एबनॉर्मल इनकम थोड़ा ना है, ये नॉर्मल फीचर है। तो प्रेज्यूम्टिव इनकम कोई एबनॉर्मल फीचर नहीं है, वो नॉर्मल फीचर है। तो प्रेज्यूम्टिव इनकम में से एसएससी चैप्टर 6 से के डिडक्शन क्लेम कर सकता है, अलाउड है। ठीक है। फिर अब एक खास बात और, हमने बात की थी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, हमने बात की थी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, जिसको हमने शॉर्ट में बोला था यूडी। उसका सेक्शन हमने पढ़ा था 32(2). फिर हमने अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च पढ़ा था, उसका डिडक्शन सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 में मिलता है। ठीक है। फिर हमने अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग पढ़ा था, उसका डिडक्शन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में मिलता है। ठीक है। तो ये सेक्शंस हैं प्रेज्यूम्टिव इनकम में। क्या बोल रहे हैं? जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है यूडी, देखो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हम इसको शॉर्ट में बोल देंगे यूडी, यूआर और यूएफपी। ये जो डिडक्शंस हैं वो कौन से सेक्शंस में अलाउ होते हैं? यूडी का डिडक्शन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में मिलता है, यूआर का डिडक्शन सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 में मिलता है और यूएफपी का डिडक्शन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में मिलता है। ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि ऊपर हमने बोला था सेक्शन 30 से 38 तक के सारे एक्सपेंसेस डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माने जाएंगे। तो ये सारे सेक्शंस 30 से 38 तक के सेक्शंस हैं, ये सारे 30 से 38 तक के सेक्शंस हैं। तो ये क्या माने जाएंगे? डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी। इसका मतलब अगर एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है तो वो इस प्रेज्यूम्टिव इनकम से सेट ऑफ नहीं करा पाएगा। वो इस प्रेज्यूम्टिव इनकम से ये ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेट ऑफ डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिया जाएगा। ठीक है। क्यों? पहले ही बोल दिया था, सेक्शन 30 से 38 तक के सारे एक्सपेंसेस डीम टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माने जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अगर एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड यूडी पड़ा है, ब्रॉड फॉरवर्ड यूआर पड़ा है, ब्रॉड फॉरवर्ड यूएफपी पड़ा है, तो वो सेट ऑफ नहीं करा पाएगा। मतलब ये क्या हो जाएंगे? ये अगर एसएससी के पास पड़े भी हैं तो लैप्स माने जाएंगे।
लैप्स हो जाएंगे, एसएससी इसको प्रिज्यूम्टिव इनकम से सेट ऑफ नहीं करा पाएगा, ठीक है। बट एक खास बात बताइए, ओबीएल हमने समझा था, ओबीएल अदर बिजनेस लॉस, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड अदर बिजनेस लॉस है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो क्या है, उसका कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ सेक्शन 72 में मिलता है, उसका सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं, उसका तो मिल जाएगा सेट ऑफ, ठीक है। तो दो बातें बोली मैंने, यूडी यूआर यूएफपी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माना जाएगा, मतलब उनका सेट ऑफ मिल गया है ऐसा मान लिया जाएगा, मतलब अलग से सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल है तो वो इस प्रिज्यूम्टिव इनकम से सेट ऑफ करा सकता है। अब देखिए ये बात हमने यहां दे रखी है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, unabsorbed capital expenditure on family planning shall not be allowed against these presumptive incomes। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है सेक्शन 30 से 38 तक के सारे एक्सपेंसेस अलाउ हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। अब एक खास बात और, अगर एसएससी पर यह सेक्शन अप्लीकेबल हो रही है, वो 44 जैसे 44 एडी वो ऑप्ट कर रहा है, 44 एडी ऑप्ट कर रहा है अगर, तो 44 एडी ये प्रिज्यूम्टिव इनकम की सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक जितने भी सेक्शंस हैं उनको ओवरराइड करती है। इसका मतलब क्या, अगर एसएससी प्रिज्यूम्टिव इनकम सेक्शन ऑप्ट करेगा तो उस पर सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर एसएससी जैसे 44 एडी ऑप्ट करता है, तो उसने 44 एडी ऑप्ट कर लिया तो उस पर सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऐसा बोला, ठीक है। अब देखिए इन सेक्शंस के बीच में सारे डिसअलाउंसेस आते हैं, जैसे 40A 40 या पहले 40 स्मॉल ए लिखो आप, 40 स्मॉल ए, ठीक है, या 40 कैपिटल ए। इसमें सारे सबसेक्शन 2 3 7 9, ठीक है, वो 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हैं, अकाउंट पे चेक से नहीं करते हैं तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, वो सारे डिसअलाउंसेस वगैरह, या रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर देते हैं तो एक्सेस पेमेंट डिसअलाउ हो जाता है। और 43B वगैरह कुछ खर्चे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ है, अगर वो एक्चुअली पेड नहीं है तो डिसअलाउ हो जाते हैं। तो देखो ये सारे डिसअलाउंसेस एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर वो 44 एडी ऑप्ट करता है तो, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है कि अगर एसएससी प्रिज्यूम्टिव इनकम सेक्शन में जा रहा है तो उस पर सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे का क्या मतलब, उस पर ये जो डिसअलाउंसेस हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इन सेक्शंस में जो भी एसएससी पर ये टीडीएस के डिफॉल्ट का डिसअलाउंस होता है नहीं होगा एसएससी पर। ये 48(2) रिलेटिव को अनरीजनेबल पेमेंट कर देते हैं तो एक्सेस पोर्शन डिसअलाउ हो जाता है, अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउ हो जाता है, नहीं होगा डिसअलाउ। अब 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से करना चाहिए, नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाता है। अब डिसअलाउ नहीं होगा अगर एसएससी 44 एडी ऑप्ट कर रहा है तो, ठीक है, या 43B एसएससी का वो खर्चा अनपेड है, वो खर्चा पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। अगर सेक्शन 43B लगती है तो कुछ खर्चे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होते हैं, लेकिन अब उस पर सेक्शन 43B का डिसअलाउंस नहीं होगा। इसका मतलब वो खर्चे स्टिल ड्यू बेसिस पर क्लेम कर पाएगा, अगर वो एक्चुअली पेड नहीं है तो भी अलाउ हो जाएंगे। कुल मिलाकर इन सेक्शंस के डिसअलाउंसेस एसएससी पर नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, बोला ना
कि सेक्शन 28 से लेकर 43C तक के प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब एक ऊपर मैंने कहा था कि अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, हमने कहा था यहाँ पर ये बात कि टू whom the provisions of section 44 AD subsection 4 आर एप्लीकेबल, मतलब 44 AD का सबसेक्शन 4 पढ़ना अभी पेंडिंग है, पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एक खास बात समझते हैं, एक CBDT का प्रेस रिलीज। वैसे देखिए टैक्स ऑडिट कब करानी होती है, नॉर्मल टैक्स ऑडिट प्रोविजंस एसएससी पर कब एप्लीकेबल हो जाते हैं, जब एसएससी का सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स 1 करोड़ को एक्सीड हो जाए बिजनेस का। ठीक है, तो अगर बिजनेस का टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स वगैरह 1 करोड़ को एक्सीड हो जाती है तो टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड हो गया तो टैक्स ऑडिट होगी। लेकिन 44 AD में क्या लिखा है, 44 AD की एप्लीकेबिलिटी तो 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों पर है। ठीक है, तो CBDT ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि अगर एसएससी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और उसकी सेल्स टर्नओवर वगैरह ग्रॉस एसेट्स वगैरह 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है। ध्यान से सुनो, उसका टर्नओवर 1 करोड़ को तो एक्सीड कर रहा है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो 44 AD ऑप्ट कर सकता है। बताओ, टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, वो 44 AD ऑप्ट कर सकता है? कर सकता है। अगर वो 44 AD ऑप्ट कर लेगा तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं करानी होगी, इवन उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो गया है। ठीक है, तो एक खास बात कि उसका जो टर्नओवर है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ को तो एक्सीड हो गया है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ है। हमने पढ़ा था जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक भी है वो 44 AD ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसने अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसने 44 AD ऑप्ट अगर कर लिया, अगर उसने 44 AD ऑप्ट कर लिया तो उसे टैक्स ऑडिट नहीं करानी होगी, उसे टैक्स ऑडिट नहीं करानी होगी। इवन उसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो गया है तो भी टैक्स ऑडिट नहीं करानी होगी, क्योंकि वो प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन में घुस गया है, सेक्शन 44 AD में। ठीक है, तो उसे ऑडिट करानी नहीं होगी। चलिए अब हम 44 AD और 44 ADA से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 32 समझते हैं। X and Y कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। बताइए, होलसेल ट्रेडर पर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है? टर्नओवर चेक करेंगे, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टर्नओवर 22-23 प्रीवियस ईयर का उसका 90,80,000 है, 90,80,000 है, वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब एक खास बात समझना, 90,80,000 में से 66,50,000 अकाउंट बिल चेक या प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ गया है ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक, और इनकी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। तो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक इनका पैसा अकाउंट पे चेक से या इस इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ गया है। कितना? 66,50,000। ठीक है, तो बाकी का कितना बचा? 90,80,000 में से 66,50,000 इतना पैसा प्रेस्क्राइब्ड मोड से आ गया है, तो बाकी कितना बचा? कैलकुलेटर चलाइए, कितना बचा?
90 बाकी बचा 24.30 लाख, 24,30,000, 24,30,000। तो अब देखिए टोटल इसका टर्नओवर है 90,80,000, उसमें से पैसा प्रेस्क्राइब्ड मोड से आ गया है, या तो रेलेवेंट ईयर में आ जाए या रेलेवेंट ईयर के आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक आ जाए। तो इतना पैसा तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से आया है। तो इस पर कितना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे? इस पे डिक्लेयर कर देंगे हम 6%, ठीक है। और 24,30,000 ये प्रेस्क्राइब्ड मोड से नहीं आया है, या आया ही नहीं है, या प्रेस्क्राइब्ड मोड से नहीं आया है, तो इस पर 8% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एसएससी का पार्ट टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड मोड से आ गया पैसा 66,50,000, तो उस पे 6% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, और बाकी के बैलेंस टर्नओवर पर 8% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। इतना प्रेज्यूम्टिव इनकम उसकी मान ली जाएगी। इस होलसेल बिजनेस की इतनी प्रेज्यूम्टिव इनकम होना उसका मान लिया जाएगा, ठीक है। और उसके और एक्सपेंसेस भी हैं, वो इनका डिडक्शन लेना चाह रहा है कि हम तो एक पार्टनरशिप फर्म में अपने पार्टनर को इंटरेस्ट और सैलरी दे रहे हैं, और वो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट के हिसाब से अलाउएबल है 95,000, और एम्प्लॉय की सैलरी, डेप्रिसिएशन वगैरह, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड वगैरह, अदर एक्सपेंसेस वगैरह, टोटल खर्चे हो गए। टोटल खर्चे कितने हो गए? 90,40,000, इतने खर्चे हो गए, ठीक है। तो सेल्स दे रखी थी आपको 90,80,000, ये सेल्स है। इसमें से टोटल खर्चे लेस कर दीजिए 90,40,000, तो एसएससी का वैसे तो प्रॉफिट 40,000 आ रहा है, एसएससी का प्रॉफिट 40,000 आ रहा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट क्या वो इतना कम प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बोलेगा आप पर सेक्शन 44 एडी एप्लीकेबल है, तो आपको कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट? 5,93,400, इतना नेट प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिक्लेयर करना पड़ेगा। और बाकी सारे खर्चे क्या माने जाएंगे आपके लिए? डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारे खर्चे डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माने जाएंगे। इवन एसएससी पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट का भी खर्चा डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माना जाएगा, उसका अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे खर्चे डीम्ड टू हैव बीन अलाउड टू द एसएससी माने जाएंगे। इसका मतलब एसएससी की इस बिजनेस से इनकम कितनी मानी जाएगी? 5,93,400, ठीक है। अब एक खास बात और समझते हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसमें एक बिल है 80,000 का, वो कैश में पे कर दिया। देखिए 10,000 से ऊपर आप कोई एक्सपेंडिचर पे करते हो तो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए, या डीडी से होना चाहिए, या प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। और वो बात हम पढ़ते हैं सेक्शन 40A(3) का डिसअलाउंस लग जाता है, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड से पे नहीं होता है। एक्सीड कर रहा था 10,000 को और प्रेस्क्राइब्ड मोड से पे नहीं हुआ तो डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसअलाउंस एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो हमने पढ़ा ना कि अगर एसएससी प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर कर देता है तो उस पर सेक्शन 28 से लेकर 43C तक के सेक्शंस एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं, तो उस पर सेक्शन 40A(3) का डिसअलाउंस भी नहीं होगा। मतलब उसको ये खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, भले ही उसने कैश पे कर दिया तब भी उसको डिसअलाउ नहीं होगा। तो
ये खर्चा उसने कैश में पे कर दिया तब भी डिसअलाउ नहीं होगा। इसका इस तरीके से कमेंट लिख दीजिए कि सेक्शन 43 का 80,000 का खर्चा कैश में पे कर दिया, प्रेज्यूम्प्टिव इनकम सेक्शन 44 AD ऑप्ट करते हैं तो ये डिसअलाउंस नहीं होगा, इसलिए एड बैक कुछ भी नहीं होगा, डिसअलाउंस कुछ भी नहीं होगा, लिख दीजिए। फिर इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि इसकी इनकम निकालिए, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसकी इनकम निकालिए, इसकी इनकम निकालिए, ऐसा बोला। और फर्म के पास कैपिटल गेन भी है 30,000 का, कैपिटल गेन है तो ठीक है, वो कैपिटल गेन हेड में शो हो जाएगा 30,000। और फर्म ने डोनेशन भी दिया है नेशनल डिफेंस फंड को, तो उसका ATG में डिडक्शन मिलता है। डोनेशन देते हैं नेशनल डिफेंस फंड को तो ATG में डिडक्शन मिलता है, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कब? GTI के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद उसका डिडक्शन मिल जाएगा, 100% मिलता है, 100%, और कोई लिमिट वगैरह भी अप्लीकेबल नहीं है, तो 8% मिल जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने किया। अगर ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब सिंपल पार्टनरशिप फर्म है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर तो सेक्शन 44 AD अप्लीकेबल है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर सेक्शन 44 AD अप्लीकेबल है। लेकिन अगर यही बोले अगर ये पार्टनरशिप फर्म LLP है तो क्या होगा? LLP है तो सेक्शन 44 AD उस पर अप्लीकेबल ही नहीं है, LLP पर सेक्शन 44 AD अप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? SSC पर अगर SSC LLP है तो उस पर सेक्शन 44 AD अप्लीकेबल नहीं है, तो उसके P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 40,000 वो मान लिया जाएगा, क्योंकि उस पर प्रेज्यूम्प्टिव इनकम सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो मान लिया जाएगा। इस केस में क्या होगा? अगर SSC LLP है तो उस पर 44 AD अप्लीकेबल नहीं होगी और वो कम प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर पाएगा, कम प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर पाएगा, तो 40,000 तक का वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर पाएगा। ठीक है, तो 40,000 उसका P&L अकाउंट के हिसाब से आ रहा है, बट अब उस पर डिसअलाउंसेस अप्लीकेबल हो जाएंगे। एक खर्चा 80,000 में कैश में पे कर दिया था, वो डिसअलाउंस 40A सबसेक्शन 3 का अप्लीकेबल हो जाएगा, ये खर्चा एड बैक, तो बिजनेस इनकम 1,20,000। कैपिटल गेन तो जो था 30,000 वो आएगा ही, और GTI आ जाएगी 1.5 लाख, डिडक्शन 80G डोनेशन का मिलेगा ही। नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन दिया, उसका डिडक्शन 80G में मिलता है, मिलेगा ही, तो टोटल इनकम इतनी हो जाएगी। तो बात क्या थी? बात ये थी अगर SSC प्रेज्यूम्प्टिव इनकम मानता है तो उस पर डिसअलाउंसेस अप्लीकेबल नहीं होते, बट ये LLP नहीं होनी चाहिए, सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर 44 AD लगती है, लगाई हमने, लेकिन LLP पर तो 44 AD लगती नहीं है, तो उसकी बुक्स में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो मान लेंगे, प्रेज्यूम्प्टिव इनकम बेसिस पर उसकी इनकम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो LLP है, बट फिर उस पर डिसअलाउंसेस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़े। तो हमने ये 44 AD पर क्वेश्चन किया, अब करते हैं 44 ADA पर। 44 ADA किस पे लगती है? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर लगती है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं SCM एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म में चार्टेड अकाउंटेंट्स की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको ग्रॉस रिसिप्ट हुई है 48,14,800 इनको ग्रॉस रिसिप्ट हुई है। देखिए, अगर इनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख को एक्सीड हो जाती तो इन पर 44 ADA अप्लीकेबल ही नहीं होता। 44 ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर कब तक अप्लीकेबल है? जब तक उनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख को एक्सीड नहीं करती है। अगर 50 लाख को ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड कर गई तो फिर टैक्स ऑडिट होती है, और टैक्स ऑडिट होती है तो फिर उन पर 44 ADA नहीं लगेगी। इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, सैलरी टू स्टाफ, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह, और चूंकि ये भी पार्टनरशिप फर्म है तो अपने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो 40b के हिसाब से है, तो ये सारे खर्चे इधर आ गए, और इधर नेट प्रॉफिट इतना है 9,68,130, इतना नेट प्रॉफिट आ रहा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आगे बात,
अदर इंफॉर्मेशन में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउड नहीं है। टोटल 21,300 ऐसा खर्चा है जो सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउड नहीं है। और फर्म के अदर सोर्सेज हेड की इनकम है 8,600। फर्म को एटीजी डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा 5,000 का, बट फर्म ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखी है। फर्म ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं रखी है तो क्या होगा, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर नहीं करना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखो, ऑडिट कराओ। और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं रखी है तो ऑडिट भी नहीं करा पाओगे, तो फिर आपको 44 ADA के हिसाब से 50% नेट प्रॉफिट मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एसएससी फर्म ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखी है, या मेंटेन तो रखी है बट ऑडिट नहीं कराई है। ठीक है, ऑडिट नहीं कराई है तो क्या होगा, प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन मानने के लिए बाउंड है। 44 ADA के हिसाब से 50% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब क्या कह रहे हैं, टोटल इनकम निकालिए। चलिए निकालते हैं। एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखी है या ऑडिट नहीं कराई है तो क्या हो जाएगा, उस पर 44 ADA एप्लीकेबल हो जाएगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो इसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स कितने थे, ग्रॉस रिसिप्ट्स थी 48,14,800। इसका कितना नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा, 50% नेट प्रॉफिट इसका बताना पड़ेगा। तो इसका बता दीजिए, 50% नेट प्रॉफिट इतना हो गया। अदर सोर्सेस हेड की इनकम जोड़ दीजिए, जीटीआई आ जाएगी और एटीजी डोनेशन का डिडक्शन क्लेम कर लीजिए 5,000, तो टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन एक और दे रखी है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ऑल्सो रिकम्प्यूट करें टोटल इनकम। टोटल इनकम रिकम्प्यूट करें एज्यूमिंग दैट एसएससी हैज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ऑडिट भी करवा रहा है, बुक्स भी रखी है, ऑडिट भी करवा रहा है, तो फिर वो कम इनकम डिक्लेयर कर सकता है। तो कम इनकम डिक्लेयर कर सकता है। पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा है 9,68,130, ये वो कम नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए 44 ADA ऑप्ट करता है तो वो डिसअलाउंसेस वगैरह नहीं लगते हैं, तो ये खर्चा डिसअलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर वो 44 ADA ऑप्ट नहीं करता है तो डिसअलाउंसेस लगेंगे, खर्चे अलाउ नहीं होंगे, 21,300 के खर्चे अलाउ नहीं होंगे। तो टोटल इनकम पीजीबीपी हेड में आ जाएगी इसकी 9,89,430। क्या हुआ यहाँ पर, चूंकि एसएससी 44 ADA ऑप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बुक्स मेंटेन रखे, ऑडिट कराए और फिर उसको खर्चे डिसअलाउ होके एडबैक भी होंगे, उस पर डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, और इसके अदर सोर्सेज हेड की इनकम भी जोड़ दो, टोटल इनकम आ जाएगी और एटीजी का डिडक्शन क्लेम कर दो, बाकी सारी बातें सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 44 ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर लगती है जब तक उनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की 50 लाख को एक्सीड नहीं करती है। ठीक है, और अगर एसएससी इतनी इनकम नहीं मानना चाहता है, कम मानना चाहता है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, ऑडिट करवाए। ये होने के बावजूद वो ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे और ऑडिट करवा ले, तो वो कम इनकम भी डिक्लेयर कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ले, ऑडिट करा ले, तो वो कम इनकम भी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, यहाँ यही हुआ, एसएससी कम इनकम डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि उसने बुक्स रख ली, ऑडिट करवा ली। ठीक है, अब पढ़ते हम सेक्शन 44 AE। अब पढ़ते हैं सेक्शन 44 AE। 44 AE किस पर एप्लीकेबल है, 44 AE ऑल एसएससीज पर एप्लीकेबल है।
एसएससी यहाँ पर रेजिडेंट और इवन नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। हमने 44 AD पढ़ा, 44 ADA पढ़ा, वहां दे रखा था एसएससी रेजिडेंट ही होना चाहिए, लेकिन 44 AE में क्या बोल रहे हैं, एसएससी नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है। एक तो बोला ऑल, मतलब क्या, 44 AE LLP पे भी लगेगी, कंपनी वगैरह पे भी लगेगी, ऑल एसएससी पे लगेगी, और एसएससी चाहे रेजिडेंट इन इंडिया हो चाहे इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो, लगेगी, ठीक है। इसका मतलब टर्नओवर या मुद्दा नहीं है, आगे हम देखेंगे। और एसएससी का बिजनेस क्या होना चाहिए, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। इसका मतलब एसएससी को गुड्स कैरेजेस से फ्रेट इनकम होती है, वो अपने गुड्स कैरेजेस किराए पर देता है, ठीक है, या यूज करता है, उसके बदले में उसको फ्रेट इनकम होती है, ठीक है। या तो वो खुद चलाता है, फ्लाइंग खुद चलाता है, ठीक है, और फिर देखा है हायरिंग और लीजिंग, या तो खुद चलाता है एसएससी, या उस खुद चलाता है तो भी उसको भाड़े की इनकम होती है, फ्रेट इनकम, या दूसरों को किराए पर देता है चलाने के लिए और वो दूसरे उसको भाड़ा देते हैं तो भी भाड़े की इनकम होती है, ठीक है। तो इस केस में कहने का मतलब एसएससी या तो खुद चलाए या वो अपने गुड्स कैरेजेस दूसरों को चलाने के लिए दे और दूसरों से भाड़े की इनकम उसको रिसीव हो, फ्रेट इनकम रिसीव हो, ठीक है। ये बिजनेस होना चाहिए एसएससी का, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। अच्छा, इन लोगों को, या हम यूं बोलते हैं इजी लैंग्वेज में, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे सेक्शन 44 AE लगती है। इनको कितनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इनको इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है अपने व्हीकल्स के हिसाब से। इनके व्हीकल कुछ हैवी गुड्स व्हीकल होते हैं या अदर व्हीकल होते हैं, लाइट वेट व्हीकल, या हैवी व्हीकल या लाइट वेट व्हीकल होते हैं। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो हर व्हीकल पर कितनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ढंग से समझना। 1000 रुपए पर टन, 1000 रुपए पर टन मतलब क्या, उस व्हीकल की कैरिंग कैपेसिटी देख रहे हैं कि उस व्हीकल की कितना टन उठाने की कैपेसिटी है। हर टन का 1000 रुपया इनकम मानी जाएगी। हर जितना भी ट्रक का वेट है, टन उठाने की कैपेसिटी है, पर टन 1000 रुपया इनकम माना जाएगा। और ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ, एक महीने का, और पार्ट ऑफ मंथ का पर व्हीकल का, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या बातें आ गई, ये 1000 रुपया क्या है, पर टन है, पर टन है, और पर मंथ है, पर टन है, पर मंथ है, और पर व्हीकल भी है, ठीक है। तो यहां पर तो 3 पर है, 3 पर टन, पर मंथ, पर व्हीकल, पर मंथ, पर टन, पर व्हीकल, इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। पर मंथ, पर टन, पर व्हीकल, इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। 1000 रुपया पर मंथ, 1000 रुपया पर टन, पर मंथ, पर व्हीकल, 1000 रुपया पर टन, पर मंथ, पर व्हीकल, इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अदर व्हीकल के केस में पर टन हट जाएगा, अदर व्हीकल के केस में पर टन हट जाएगा, पर मंथ और पर व्हीकल, ठीक है। तो इसके केस में पर टन हट जाएगा और पर मंथ और पर व्हीकल 7500 रुपया इतनी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, एक महीने की या पार्ट ऑफ मंथ की भी, ठीक है। अब पहले समझते हैं, यहां पर हमें बोला कि 1000 रुपया पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, मतलब उस व्हीकल की वेट की कैपेसिटी देखेंगे, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब जैसे ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, ट्रक कितना टन माल उठा सकता है, ये देखा जाएगा। एक्चुअल में कितना टन माल लोड हुआ है वो नहीं देखेंगे,
हम ट्रक की कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे। एक्चुअल कितना माल लोड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कितना माल उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो देखा जाएगा, ठीक है। और यहां पर मंथ का मतलब कैलेंडर मंथ से है, और पार्ट ऑफ मंथ को फुल मंथ मानेंगे, पार्ट ऑफ मंथ को फुल मंथ माना जाएगा। अच्छा, ऊपर हमने समझा था कि हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1000 रुपया पर टन पर मंथ पर व्हीकल इतना इनकम डिक्लेयर करना होगा, और अदर व्हीकल के केस में पर टन हट जाएगा, 7500 पर टन हट जाएगा, बट पर मंथ और पर व्हीकल इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ज्यादा इनकम हो तो ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे, यस ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे। हायर इनकम एसएससी डिक्लेयर कर सकता है, बट उस केस में हायर इनकम पर टैक्स लगेगा। और हैवी गुड्स व्हीकल का क्या मतलब है, ऐसे व्हीकल जिनका ग्रॉस अनलेडन वेट मतलब बगैर माल भरे हुए, ऐसे ट्रक या लोडिंग टैक्सीज वगैरह जैसे गुड्स कैरेजेस जिनका ग्रॉस अनलेडन वेट मतलब माल भरे बगैर, उनका वेट 12000 केजी से ज्यादा है। 12000 केजी मतलब 12 टन, क्योंकि एक टन में 1000 केजी होते हैं, तो 12000 केजी से ज्यादा है मतलब 12 टन से ज्यादा है उस ट्रक या लोडिंग टैक्सी का वेट, ठीक है। ग्रॉस अनलेडन वेट मतलब माल भरे बगैर उस ट्रक का वेट देखेंगे हम। अगर 12000 केजी से ज्यादा है तो फिर वो हैवी गुड्स व्हीकल है, या 12 टन से ज्यादा है, 12000 केजी से ज्यादा है तो वो हैवी गुड्स व्हीकल है, और इससे ज्यादा नहीं है तो वो अदर व्हीकल है, ठीक है। तो हैवी गुड्स व्हीकल और अदर व्हीकल के हिसाब से इनकम डिक्लेयर करनी होती है। और सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या, कब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल है, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ओन्ड बाय एसएससी नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सीड 10 से ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गए तो ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब सेक्शन की रेंज कहां तक है, सेक्शन की रेंज है एसएससी के नंबर ऑफ व्हीकल्स 10 तक है, 10 तक है तो सेक्शन एप्लीकेबल है। अगर उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन भी नंबर ऑफ व्हीकल्स 10 से ज्यादा हुए तो सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब टर्नओवर मुद्दा नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स मुद्दा है। टर्नओवर तो भले कुछ भी हो, ठीक है, इवन 2 करोड़ से ज्यादा हो तो भी 44AE लगेगी। टर्नओवर से कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर कनेक्टिविटी है नंबर ऑफ व्हीकल्स से। नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर 10 से ज्यादा हो गए, ठीक है, कौन से वाले, ओन्ड वाले। तो मान लीजिए किसी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उसका नंबर ऑफ ट्रक्स ओन्ड 10 तक है, 10 से ज्यादा नहीं है, तो उस पर सेक्शन 44AE एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और वर्ड यूज हुआ, ओन्ड। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका यह मतलब है कि 44AE किस पर लगेगी, ऑनर है एसएससी ट्रक का एसएससी ट्रक का ऑनर है प्लस ऑपरेटर है। इस सिचुएशन में उसको भाड़े की इनकम मिलती है, वो ट्रक का ओनर भी है ऑपरेटर भी है, उसको फ्रेट की इनकम होती है, सेक्शन 44AE लगेगा, यस लगेगा। ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, एसएससी सिर्फ ऑनर है ट्रक का और वो ट्रक ऑपरेटर को ट्रक चलाने के लिए दे देता है, मतलब वो ट्रक ऑपरेट खुद नहीं करता है, ट्रक ऑपरेटर को वो किराए पर ट्रक चलाना दे देता है, और उन ट्रक ऑपरेटर से एसएससी को किराए की इनकम हो रही है। एसएससी खुद ऑपरेटर नहीं है बट ऑनर है, तो क्या उस पे भी सेक्शन 44AE लगेगी, यस लगेगी। लेकिन तीसरा केस, एसएससी ऑनर नहीं है लेकिन वो ट्रक का ऑपरेटर है, इस सिचुएशन में भी तो उसको फ्रेट की इनकम होती है,
इस थर्ड सिचुएशन में भी तो एसएससी को फ्रेट की इनकम होती है, वो ऑपरेट करता है ट्रक, तो फ्रेट की इनकम होती है। तो क्या उस पर सेक्शन 44AE लगेगी? नहीं लगेगी। मियर ऑपरेटर जो है उस पर सेक्शन 44AE नहीं लगेगी, ऑनर होना जरूरी है। फिर चाहे ऑपरेटर हो चाहे ना हो, सेक्शन 44AE लगेगी। अब एक बात और, यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड। अगर 10 को एक्सीड हो गए, 10 को एक्सीड हो गए तो सेक्शन नहीं लगेगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, उसके नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड हैं, उसके नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड हैं 7 और 4 हैं हायर्ड, 4 हैं हायर्ड। अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 11 हो गए, साल में एक भी दिन 11 हो गए, सेक्शन अप्लीकेबल होगी या नहीं? इसके लिए हम सिर्फ ओन्ड वाले देखेंगे, चूंकि वो 10 को एक्सीड नहीं हो रहे तो सेक्शन 44AE अप्लीकेबल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड का ही बोला है कि वो अगर 10 को एक्सीड हो तो सेक्शन 44AE नहीं लगेगी। ठीक है, ओन्ड यहां इस केस में 10 को एक्सीड नहीं हो रहे हैं तो 44AE अप्लीकेबल रहेगी। अगर 10 को एक्सीड हो जाए तो 44AE अप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब एक खास बात और, एसएससी ने सपोज एक व्हीकल परचेस कर लिया था 2 अप्रैल 2022 को ही, बट उसने इस ट्रक को पुट टू यूज किया 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, पुट टू यूज 2 अक्टूबर 2022 को किया, तो बताइए अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने की इनकम डिक्लेयर करनी होगी या अप्रैल से लेकर ही इनकम डिक्लेयर करनी पड़ जाएगी? यहां पुट टू यूज की डेट नहीं देखी जाएगी, क्योंकि सेक्शन की कनेक्टिविटी ओनरशिप से है। वो इस ट्रक का ओनर तो कब से बन गया था? 2 अप्रैल से बन गया था ना ओनर इस ट्रक का, तो उसको इस ट्रक पर 2 अप्रैल से ही इनकम डिक्लेयर करनी पड़ जाएगी, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेक्शन की कनेक्टिविटी ओन्ड से है, मतलब जिस दिन वो परचेज कर लेगा। पुट टू यूज करता है चाहे नहीं करता है, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, इतनी इनकम तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर एसएससी इतनी इनकम डिक्लेयर नहीं करता है, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर नहीं करता है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर एसएससी मिनिमम इनकम चुपचाप डिक्लेयर कर देता है तो उसे बुक्स भी नहीं रखनी है, ऑडिट भी नहीं करानी है। ठीक है, अच्छा क्या फायदा होगा अगर एसएससी मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर कर देगा, तो उसको क्या फायदा होगा? उसको फायदा ये होगा कि उसको बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और यहां पर हम नंबर ऑफ व्हीकल्स देखेंगे ओन्ड। अब एक सवाल पैदा होता है, एसएससी ने कुछ ट्रक हायर परचेस सिस्टम और या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर परचेस किए हैं, तो उनको ओन्ड मानेंगे कि नहीं? यस, उनको भी ओन्ड माना जाएगा। ठीक है, और ये कॉमन पॉइंट्स तो इन तीनों सेक्शंस के लिए, तो वो कॉमन पॉइंट्स 44AE के लिए भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, चलिए अब हम 44AE पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में 44AE पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर जोगाराम कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल। 1 अप्रैल 2022 से ही उसने नया बिजनेस शुरू किया है। उसने व्हीकल परचेस किए हैं इस प्रीवियस ईयर 22-23 में, इसी साल बिजनेस शुरू किया तो उसने व्हीकल परचेस किया इसी साल। उसकी इनकम कंप्यूट करनी है सेक्शन 44AE में प्रेज्यूम्टिव बेसिस पर, उसकी इनकम निकालनी है। टाइप ऑफ व्हीकल दे रखा है, उसके पास कुछ गुड्स लाइट गुड्स व्हीकल है, मीडियम गुड्स व्हीकल है और कुछ हैवी गुड्स व्हीकल है। देखिए हैवी गुड्स व्हीकल की कैटेगरी अलग बनेगी और लाइट गुड्स और मीडियम वाले गुड्स की कैटेगरी एक ही बनेगी। ठीक है, अब हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हमें उस ट्रक का वेट भी चाहिए होता है।
क्योंकि हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हैवी गुड्स व्हीकल किसको बोलते हैं? ऐसे ट्रक जिनकी ग्रॉस अनलेडन वेट, माल भरे बगैर जिनका ग्रॉस अनलेडन वेट 12 टन से ज्यादा हो और उस पर इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है 1000 रुपए पर टन पर मंथ पर व्हीकल, इतना इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब हम उस ट्रक में एक्चुअल गुड्स लोड कितना हुआ है वो नहीं देखते हैं, उस ट्रक की कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं, हम लोडिंग कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, तो हैवी गुड्स व्हीकल के केस में उनका ग्रॉस व्हीकल वेट 14,200 kg है, 14,200 kg है। ठीक है, एक टन में 1000 kg होते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितने टन हुआ? ये इतना हुआ। ठीक है, तो ये हैवी गुड्स व्हीकल है, इतना टन माना जाएगा इसका। ये टन है 1000 रुपए पर टन पर मंथ और पर व्हीकल इतनी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये तो टन आया है। ये ऐसे 2 व्हीकल थे और वो परचेज हुए, सबकी डेट ऑफ परचेज भी दे रखी है और डेट ऑफ परचेज से ही इनकम काउंट होना शुरू हो जाएगी, पुट टू यूज नहीं देखते हम। ठीक है ना। तो और दूसरा हैवी गुड्स व्हीकल ऐसा है जिसकी ग्रॉस व्हीकल वेट है 12,500 kg। इसका मतलब उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितना है? 12,500 टन। ठीक है, तो इस पे भी 1000 रुपए पर टन पर मंथ पर व्हीकल पर टन पर मंथ पर व्हीकल इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अलग अलग व्हीकल दे रखे हैं, उनके नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं वो भी दे दिया, उनके डेट ऑफ परचेज भी दे दी, तो परचेज से ही इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो इनकम कितनी डिक्लेयर करनी पड़ती है हैवी गुड्स व्हीकल के केस में? 1000 रुपए पर टन पर मंथ और पर व्हीकल, या पार्ट ऑफ मंथ हो तो भी फुल मंथ मानना है। और मीडियम गुड्स व्हीकल के केस में पर टन नहीं है। ठीक है, पर मंथ है और पर व्हीकल है। ठीक है, मीडियम गुड्स व्हीकल के केस में पर टन नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये सारे महीने देखते हुए हम ये सारे महीने जब जब जो व्हीकल परचेस हुए हम वो लिख देते हैं। पहले हम हिसाब करते हैं लाइट और मीडियम गुड्स व्हीकल्स का। ठीक है, वो जब जब परचेस किए गए, जितने जितने परचेस किए गए उनकी क्वांटिटी इधर आ गई, उनकी डेट ऑफ परचेस इधर आ गई। ठीक है, तो उनके मंथ देख लेते हैं। जो 2 लाइट गुड्स व्हीकल 10 अप्रैल को खरीदे गए, 10 अप्रैल 2022 को, तो पूरे 12 महीने मानेंगे, अप्रैल से लेकर मार्च पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ मानते हैं। फिर 15 मार्च ये 1 महीना मानेंगे और 16 जुलाई मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई से लेकर मार्च तक, मतलब अप्रैल मई जून नहीं था ना, उड़ा दो, तो 12 महीने में से अप्रैल मई जून नहीं रहे, तो जुलाई से कितना रहा? 9 महीने, जुलाई से मार्च। फिर 2 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। ठीक है, ये महीने हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने अब किया नंबर ऑफ व्हीकल्स को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पर व्हीकल पर मंथ, उसका इफेक्ट दे देते हैं। तो वो कितना आ गया हमारा? नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास इतने मंथ आ गए। ठीक, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में भी हम ऐसा करते हैं, उनके नंबर लिख देते हैं वो कितने थे और उनकी डेट ऑफ परचेस लिख देते हैं। अब देखो यहां पर आपके ये हैवी गुड्स व्हीकल या लाइट और मीडियम गुड्स व्हीकल कितने? 7। लाइट और मीडियम गुड्स व्हीकल कितने? 7 और हैवी 3, टोटल 10। 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनकी डेट ऑफ परचेज दे दी। अब जो व्हीकल 29 अगस्त को खरीदा गया है तो अगस्त से इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अगस्त पूरा, पार्ट ऑफ मंथ, क्या बोला? मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ,
मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ एंड पार्ट ऑफ मंथ में शैल बी टेकन एज फुल मंथ। तो 29 अगस्त को अगर ये व्हीकल परचेस हुआ तो 1 अगस्त से इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, महीना पूरा कैलेंडर मंथ लेना पड़ेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ? 8 महीना, 8 महीना। ठीक है। फिर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल खरीदे गए 23 फरवरी के, तो फरवरी मार्च 2 महीने की इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हो गया। तो हमको क्या क्या देखना होता है? हमें वैसे हैवी गुड्स व्हीकल के केस में और अदर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 3 पर है, 3 पर। क्या? हैवी गुड्स व्हीकल के केस में पर टन, पर मंथ और पर व्हीकल देखना होता है, पर व्हीकल। और अदर के केस में पर टन नहीं देखना होता है, सिर्फ पर मंथ देखना होता है और पर व्हीकल देखना होता है। ठीक है, तो हम ये तो कर चुके, पर मंथ और पर व्हीकल, इसको तो मल्टीप्लाई कर चुके, और हमारा रिजल्ट आ गया। ये पर मंथ और पर व्हीकल का इफेक्ट आ चुका है, पर मंथ और पर व्हीकल का इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो पर मंथ और पर व्हीकल का इफेक्ट तो आ चुका है, कैलकुलेशन इतनी तो हमने कर ली है। अब आगे प्रेज्यूम्टिव इनकम कितनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी? सेक्शन 44AE में कितनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी? तो लाइट गुड्स व्हीकल देखो, लाइट गुड्स व्हीकल कितना है? 55। ये 55 क्या है? नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ व्हीकल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ व्हीकल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, बस टन को मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो टन को मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले लाइट गुड्स व्हीकल का करते हैं। लाइट गुड्स व्हीकल अभी कितने हैं? लाइट गुड्स व्हीकल है 55। ठीक है, तो 55 नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ व्हीकल हो चुका है, 7,500 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7,500 अदर गुड्स व्हीकल पर इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है। 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, ये पर मंथ पर व्हीकल का इफेक्ट आ गया ऊपर से। ठीक है, ऊपर से इफेक्ट आ गया इसका। अब हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हम उसका कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितने टन की है, उस ट्रक की कैरिंग कैपेसिटी कितने टन की है। ये हम सिर्फ हैवी गुड्स व्हीकल के केस में देखते हैं और 1,000 रुपए की इनकम मानते हैं। तो यहां पर हमने निकाल लिया था, टन के टर्म्स में निकाल दिया था। ये मैं यहां लिख देता हूं टन के टर्म्स में। ठीक है, अब हमें किसका इफेक्ट देना है? अब हमें इफेक्ट देना है इसका, इंडिविजुअली देना पड़ेगा। ये 2 व्हीकल इंटू 8 16, तो ये 16 इधर आया। फिर ये 1 और 2, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये 2। ठीक है, तो पर टन, पर टन, पर मंथ, पर व्हीकल। ठीक है, 1,000 रुपए ये पर टन का इफेक्ट हो गया, और ये इफेक्ट किसका हो गया? पर मंथ और पर व्हीकल का। वो हम ऊपर ही कर दिया था हमने, पर मंथ और पर व्हीकल ऊपर ही कर दिया, वो हम नीचे लेकर आ गए और ये हमने पर टन का इफेक्ट दे दिया। ठीक है, तो इतनी इनकम 1,000 रुपए के हिसाब से हैवी गुड्स व्हीकल के केस में डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो ये आपकी प्रेज्यूम्टिव इनकम मान ली जाएगी। टोटल कर लो हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल, अदर गुड्स व्हीकल, सबकी टोटल कर लो, इतनी इनकम मान ली जाएगी आपकी। ठीक है, अब तो हमने पहले क्या किया, इस लास्ट कॉलम में हमने पर मंथ और पर व्हीकल का इफेक्ट दे दिया। ठीक है, और हैवी गुड्स व्हीकल के केस में पर टन का भी इफेक्ट देना होता है, वो भी दे दिया हमने। तो इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों को सेक्शन 44AE लगता है, प्रेज्यूम्टिव इनकम का सेक्शन।
चलिए अब एक क्वेश्चन में इसमें लास्ट में एक बात और दे रखी है, वुड योर आंसर चेंज, आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर 2 लाइट गुड्स व्हीकल परचेस किए गए अप्रैल 22 में, जो अप्रैल 22 में परचेस हुए थे, अप्रैल 22 में कौन से वाले परचेस हुए थे, जो 10 अप्रैल 2022 को परचेस हुए थे। सपोज ये पुट टू यूज होते हैं जुलाई में, इसका मतलब ये वाले अगर पुट टू यूज जुलाई 22 में होते हैं, परचेस तो अप्रैल 22 में ही हो गए थे, पुट टू यूज जुलाई 22 में होते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन की कनेक्टिविटी ऑनरशिप से है, पुट टू यूज की डेट रिलेवेंट नहीं है, पुट टू यूज की डेट रिलेवेंट होती है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। इनकम डिक्लेयर करने से रिलेटेड सेक्शन की कनेक्टिविटी ऑनरशिप से है, तो जब एसेट परचेस करते हैं तभी ऑनर हो जाते हैं, तो तभी से इनकम डिक्लेयर करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। भले ही पुट टू यूज नहीं भी करोगे ना तो भी इनकम तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्लियर? ये था आपका सेक्शन 44 AE। हमने 3 प्रिज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस की, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। अब एक छोटी सी बात जो सेक्शन 44 AD में बाकी रह गई थी वो समझते हैं। 44 AD के अंदर हमने 44 AD का सबसेक्शन 4 पेंडिंग रखा था, वो समझते हैं। तो क्या समझते हैं हम, सेक्शन 44 AD का सबसेक्शन 4 समझते हैं। सबसेक्शन 4 का रेफरेंस कहां आया था, यहां आया था, ऑप्शन टू डिक्लेयर लोअर इनकम पर यहां पर आया था, इफ द एसएससी टू हुम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 4 आर एप्लीकेबल। 44 AD के सबसेक्शन 4 का रेफरेंस यहां आया था, तब मैंने आपको बोला था अभी हाल फिलहाल ये पॉइंट इग्नोर करो, लेकिन अब समझते हैं कि सेक्शन 44 AD का सबसेक्शन 4 क्या है। आ जाइए नीचे एडिशनल पॉइंट्स में समझते हैं। 44 AD के सबसेक्शन 4 में गवर्नमेंट ने कुछ लिखा, क्या लिखा, वेयर द एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर 8%, 6% वो टर्नओवर का 44 AD में नेट प्रॉफिट बताता है, डिक्लेयर करता है। वेयर द एसएससी डिक्लेयर्स, एसएससी डिक्लेयर खुद कर रहा है चला के, एंड डिक्लेयर्स अ प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 consecutive subsequent years at lower than 8% और 6%। क्या बोल रहे हैं, जिस एसएससी ने कभी सेक्शन 44 AD ऑप्ट किया, ध्यान से सुनना थोड़ा टेक्निकल है, जिस एसएससी ने कभी चला के सेक्शन 44 AD ऑप्ट किया और 8% और 6% नेट प्रॉफिट बताया, किसी एक ईयर में उसने ऑप्ट किया 44 AD, उसने ऑप्ट किया 1 साल में, उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में उसके साथ ये सेक्शन चिपक जाएगी। मतलब वो इस सेक्शन की कंप्लायंस नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी करने के लिए बाउंड है। उसने एक बार ऑप्ट किया, 1 साल में ऑप्ट कर लिया, वो तो ठीक है, उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में भी वो इस सेक्शन की कंप्लायंस करने के लिए बाउंड है। मतलब सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में भी उसे 8% और 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेक्शन 44 AD का सबसेक्शन 4 5 ईयर्स की कंप्लायंस की बात करता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी आपको सेक्शन 44 AD ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर 1 साल ऑप्ट की है तो, अगर 1 साल ऑप्ट किए तो सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में भी ऑप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऑप्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपने 1 साल ऑप्ट की, सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में भी ऑप्ट करके चलना था, तो जो सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स हैं उसमें 1 साल ऑप्ट किया, दूसरे साल भी ऑप्ट किया, तीसरे साल आप 8% और 6% के हिसाब से नेट प्रॉफिट नहीं बता रहे हो, मतलब इस सेक्शन को आप सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तो उस केस में क्या होगा, मतलब आप सेक्शन 44AD से निकल रहे हो, सेक्शन 44AD से निकल रहे हो, ठीक है। अगर निकलना है बीच में, सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में 44AD ऑप्ट करनी थी लेकिन नहीं करते हो, निकल जाते हो सेक्शन 44AD से, तो गवर्नमेंट बोलती है निकलना चाहते हो सेक्शन से, निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन फिर जिस साल आप इस सेक्शन से निकलोगे उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में आप इस सेक्शन में री एंट्री नहीं ले सकते। आप पर जिस साल आप ये सेक्शन ऑप्ट करना छोड़ोगे, ऑप्ट नहीं करोगे, बीच में निकलोगे, तो वो साल और उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में आप इस सेक्शन में री एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एसएससी जब ऑप्ट करता है 44AD ऑप्ट करता है, ऑप्ट ईयर, उसको हम बोलते हैं ऑप्ट ईयर। पहली बार उसने ऑप्ट किया, प्लस नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसे इस सेक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कंप्लायंस पीरियड है, ये कंप्लायंस पीरियड है, उसे सेक्शन 44AD की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। जिस साल चला के ऑप्ट किया है प्लस उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसे 44AD की कंप्लायंस करनी पड़ेगी और 8% और 6% नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा। ये एक बात। लेकिन एसएससी इन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में से किसी ईयर में 44AD से एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब वो 44AD इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में से किसी एक ईयर में फॉलो नहीं करता है, एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिट ईयर। इस साल तो वो खुद चला के निकल गया 44AD से, ऑप्ट नहीं कर रहा है 44AD। अब जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है, नेक्स्ट 5 ईयर्स है, तो उसको 44AD में री एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो टोटल बैन पीरियड हो गया, उस पर 44AD ऑप्ट करने के लिए बैन लग गया है। जिस साल वो निकलेगा उस साल तो वो 44AD से बाहर निकल रहा है और अगले 5 साल तक वो दोबारा 44AD में नहीं आ सकता। मतलब इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो चाहे कि मैं 8% 6% नेट प्रॉफिट बता के फ्री हो जाऊं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 5 साल का लफड़ा चलता है सेक्शन 44AD के सबसेक्शन 4 की वजह से। ये बोलता है कि किसी साल आपने ऑप्ट किया, सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में भी ऑप्ट करो। उन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में से किसी साल आप 44AD से बाहर आ गए, ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, वो एग्जिट ईयर है आपका। उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक, एग्जिट ईयर के सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक आपको सेक्शन 44AD में दोबारा ऑप्ट करना नहीं दिया जाएगा। 44AD में री एंट्री उन 5 साल तक अलाउ नहीं होगी अगर आप खुद एग्जिट करके निकले थे 44AD से, ठीक है। चलिए अब तो ये बात ध्यान दे रखी है, अगर वो ऐसा करता है तो he shall not be eligible to opt 44AD for next subsequent 5 years, ठीक है। जिस साल वो मिनिमम 5 साल 8% और 6% डिक्लेयर नहीं करता है, एग्जिट हो जाता है, उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में उस पर सेक्शन 44AD ऑप्ट करने के लिए बैन लग जाएगा। चलिए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। असेसमेंट ईयर 2021 में एसएससी 44AD ऑप्ट कर रहा है, 8% टर्नओवर का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। ये पहला साल है, पहला साल। फिर उसके अगले 2 साल एसएससी का टर्नओवर 1 करोड़ ही है और वो 8 लाख इनकम डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। तो वो 8 लाख इनकम डिक्लेयर कर रहा है। तो
ये तो हुआ उसका ऑप्ट ईयर, इस साल तो उसने ऑप्ट किया था। फिर उसके बाद ये पहला साल आया, दूसरा साल आया, ये उसका टर्नओवर 1 करोड़ है और वो 8 लाख इनकम बता रहा है, मतलब 8% नेट प्रॉफिट बता रहा है। ठीक है, मतलब सेक्शन 44AD के हिसाब से चल रहा है। लेकिन असेसमेंट ईयर 23 चॉइस, मतलब उन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स का थर्ड ईयर, सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स का थर्ड ईयर, उसमें वो 1 करोड़ उसका टर्नओवर है, बट वो 4 लाख इनकम बताना चाहता है, मतलब 4 लाख इनकम, 4% इनकम बताना चाहता है। 1 करोड़ का 4 लाख बताना चाहता है, मतलब 4% नेट प्रॉफिट बताना चाहता है। चलेगा क्या ऐसा? इन जनरल तो नहीं चलेगा। ठीक है, बट गवर्नमेंट कहती है आप इस सेक्शन से उन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में बाहर जाना चाहते हो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस साल आप एग्जिट करोगे इस सेक्शन से, एग्जिट ईयर से सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक आप इस सेक्शन को दोबारा ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एसएससी इस साल ऑप्ट नहीं कर रहा है, 44AD के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो 4% नेट प्रॉफिट बता रहा है, 8% नहीं बता रहा है, तो वो उसको 44AD का बेनिफिट रुक जाएगा। कब से? असेसमेंट ईयर 23 चॉइस तो ये एग्जिट ईयर है, एग्जिट ईयर है, 44AD का बेनिफिट वो चला के खुद ही नहीं ले रहा है, और सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में भी उस पर बैन लग जाएगा। ठीक है, देखो असेसमेंट ईयर 23 चॉइस, ये तो उसका एग्जिट ईयर है, ये तो उसका एग्जिट ईयर है। फिर सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स और शुरू होंगे, 5 ईयर्स और शुरू होंगे, वो इस सेक्शन में एंट्री नहीं ले सकेगा। असेसमेंट ईयर चॉइस 25, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29। तो इस असेसमेंट ईयर तक उस पर बैन पीरियड रहेगा, बैन पीरियड। वो 44AD चाह कर भी ऑप्ट नहीं कर सकता। समझ गए बात? चलिए अब एक खास बात, तो इन जो एग्जिट ईयर था और सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स 44AD का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? एग्जिट ईयर और 5 साल का वो बैन पीरियड लग गया उस पर, 44AD अगर ऑप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अगर उसका टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड हो रहा है, उसका टर्नओवर या इनकम कुछ भी हो, उसकी टोटल इनकम अगर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड हो रही है, मतलब वो रिच है, उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड हो रही है, तो उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। वो रिच है तो 44AD उस पर लग नहीं रहा, 44AD नहीं लग रहा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेगी। और अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है तो उसे ऑडिट भी करानी पड़ेगी, उसे ऑडिट भी करानी पड़ेगी। मतलब क्या? उसने कभी 44AD ऑप्ट किया था, ध्यान से सुन लो, उसने कभी 44AD ऑप्ट किया था 5 साल के लिए, आगे 44AD के हिसाब से चलना था, लेकिन उन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में वो 44AD के हिसाब से नहीं चलता है, 44AD से निकल जाता है तो बैन लग जाएगा। बैन लग जाएगा तो अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब वो रिच है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन रखे, ऑडिट भी कराए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन रखे, ऑडिट भी कराए। 44AD से भागने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन रखे और ऑडिट भी कराए। समझे बात? ये किन के लिए? अब समझना, खास बात अब शुरू होती है। ये 5 साल के लफड़े की बात, ये 5 साल के लफड़े की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी सेक्शन 44AD चला के ऑप्ट किया था। आप बोलोगे ऐसे कहां लिखा हुआ है?
सेक्शन 44 एडी के सबसेक्शन 4 में शुरू की लैंग्वेज देखो, वेयर द एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 6%, 8% अंडर सेक्शन 44 एडी। मतलब क्या, एसएससी ने खुद 44 एडी चला के ऑप्ट किया था, खुद ही ऑप्ट किया था, तो उसके लिए 5 साल का लफड़ा है। जिस एसएससी ने, ध्यान से सुनो, जिस एसएससी ने सेक्शन 44 एडी कभी ऑप्ट ही नहीं किया था, जिस एसएससी ने कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट ही नहीं किया था, उसके लिए ये दिक्कतें एप्लीकेबल होंगी क्या? तो उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसने कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट ही नहीं किया था। ये 5 साल का लफड़ा उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने चला के 44 एडी ऑप्ट किया था, लेकिन जिसने कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट ही नहीं किया था, उनके लिए क्या, वो बात ढंग से समझना। तो ढंग से समझो। बट फॉर एन एसएससी हु नेवर ऑप्टेड, जिसने कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट ही नहीं किया था और वो अब 8% से 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम नहीं मान रहा है, कम बताना चाहता है इनकम, बता सकता है कि नहीं? बता सकता है कि नहीं? मतलब उसने कभी 44 एडी ऑप्ट ही नहीं किया था, पास्ट में भी उसने कभी सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया ही नहीं था, कभी ऑप्ट नहीं किया था, वो 8% से कम प्रॉफिट बताना चाह रहा है, बता सकता है या नहीं? इशू ये है, मुद्दा ये है। तो यहां 2 सिचुएशंस हैं। उसका टर्नओवर देखेंगे, उसका क्या देखेंगे? टर्नओवर। सिचुएशन नंबर 1, उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है। उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है। 1 करोड़ को एक्सीड करता तो क्या होता? ऑडिट करानी पड़ती। 44 एडी में है नहीं वो, तो 44 एडी अगर ऑप्ट करता तो 2 करोड़ तक ऑप्ट कर सकता था, नहीं कर रहा है वो, 44 एडी ऑप्ट ही नहीं कर रहा है, नेवर ऑप्टेड। ठीक है, तो उस पर ऑडिट के प्रोविजंस लग जाएंगे। 1 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड होते ही ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन ये सिचुएशन क्या है? उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है। उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है, तो बुक्स रखनी पड़ेंगी क्या? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स रखनी पड़ेंगी क्या? बुक्स रखनी पड़ेंगी क्या? रखनी पड़ेंगी अगर 44AA की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वहां पर हम देखेंगे टर्नओवर 25 लाख को एक्सीड हो, इनकम या टोटल इनकम 2.5 लाख को एक्सीड हो, तो बुक्स रखनी पड़ती हैं। तो 44AA की कंडीशंस, मतलब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वाले सेक्शन में जो कंडीशन दे रखी है, वो अगर सेटिस्फाई होती है तो यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ है, टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ है, तो ऑडिट तो नहीं करानी पड़ेगी। तो क्या उसके इस सिचुएशन में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी? नो। क्यों? उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बुक्स तो रखनी पड़ेगी बट ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। कब? जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है। एक बात समझ ली। अब दूसरी बात समझना, सिक्के का दूसरा पहलू समझना। सिचुएशन नंबर 2 ढंग से समझना, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ढंग से समझना। टर्नओवर अगर 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है, 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है उसका टर्नओवर, ग्रॉस एसेट्स 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसे बुक्स रखनी पड़ेंगी क्या? यस। अगर सेक्शन 44AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वाले सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यस, बुक्स रखनी पड़ेगी। बट चूंकि अब उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है और वो प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 2 करोड़ की वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तब है जब वो 44AD ऑप्ट करता है, नहीं तो उसके लिए टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ ही चेक की जानी है। तो अब उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हुआ लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ। देखो 2 करोड़ को एक्सीड होगा तो 44AD ऑप्ट ही नहीं कर सकता। टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है, तो बुक्स रखनी पड़ेगी। यस, अगर 44AA सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
बट ऑडिट करानी पड़ेगी क्या? यस, ऑडिट भी करानी पड़ेगी, क्योंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो चुका है। ठीक है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो चुका है। चूंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो चुका है, 1 करोड़ को तो एक्सीड हो चुका है, तो ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, ये किन के लिए बोला, ये पॉइंट मैंने, ये टेबल किसके लिए बनाई? ऐसा एसएससी हु नेवर ऑप्टेड सेक्शन 44AD, जिसने कभी सेक्शन 44AD ऑप्ट ही नहीं किया था और कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है, 8% 6% से भी कम, उसके लिए ये टेबल है। ये टेबल किसके लिए ध्यान में रखी जाएगी? जिन्होंने कभी सेक्शन 44AD ऑप्ट ही नहीं किया था और मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर करना भी नहीं मानते हैं। हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, उनका कहना है। हम ना तो सेक्शन 44AD हमने कभी ऑप्ट किया है, ना हम कभी 8% मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बात चल रही है। उनके लिए 2 सिचुएशन है। क्या? उनका टर्नओवर अगर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बुक्स रखनी पड़ेगी। क्या बुक्स रखनी पड़ेगी? अगर 44AA की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन ऑडिट नहीं करानी होगी, क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ। लेकिन अगर टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है, 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है, लेकिन 1 करोड़ को तो एक्सीड हो रहा है, बुक्स रखनी पड़ेंगी अगर सेक्शन 44AA की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और चूंकि टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड हो रहा है, तो ऑडिट तो करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने समझा सेक्शन 44AD। पहले हमने 44AD समझा था, फिर 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स पर जिनकी ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख को एक्सीड नहीं करती है, क्योंकि उनकी ग्रॉस रिसीव्स अगर 50 लाख को एक्सीड कर जाएगी तो फिर उनकी टैक्स ऑडिट होती है। प्रोफेशन के केस में टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख है। तो अगर उनकी ग्रॉस रिसीव्स या टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड होगा तो ऑडिट करानी पड़ेगी उनको। ठीक है, और 44AE ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों के लिए था, जिनका बिजनेस क्या है? एसएससी मस्ट बी इंगेज्ड इन द प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। गुड्स कैरेजेस मतलब ट्रक्स, लोडिंग टैक्सीज वगैरह, जो गुड्स कैरेज के काम आते हैं। उसमें गुड्स कैरेजेस की 2 कैटेगरी हो सकती है, हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट और मीडियम गुड्स व्हीकल। ठीक है, तो हम 2 क्लासिफिकेशन करते हैं, हैवी गुड्स और अदर व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में इनकम कितनी डिक्लेयर करनी पड़ती है? 1000 रुपए पर टन पर मंथ पर व्हीकल। 1000 रुपए पर टन पर मंथ पर व्हीकल। और अदर व्हीकल के केस में 7500 रुपए पर टन नहीं, पर मंथ पर व्हीकल, इतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है। लेकिन सेक्शन की रेंज कहां तक है? किन लोगों पर 44AE लगेगी? जिनके नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड 10 को एक्सीड नहीं करते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स उनके ओन्ड अगर 10 को एक्सीड कर गए तो 44AE नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए, तो इनसे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। ये हमने कंप्लीट किया प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन टाइप 1। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्शन कुछ और प्रेज्यूम्टिव इनकम की सेक्शंस करेंगे, वो उनको हम बोलते हैं टाइप 2। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।